गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए थर्ड ईयर स्ट्रीम आधुनिक भारत है, इसके अंदर मराठों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था बालाजी विश्वनाथ, जिसने सन 1719 में मुगलों के साथ संधि की थी, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठों के इतिहास में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका पुत्र है बाजीराव, उसके बारे में देख रहे थे। बाजीराव, ठीक है। देखो बाजीराव ने क्या कहा था, कल मैंने बताया था कि इसने नारा दिया था दरबार में कि अब हमें टहनियों के बजाय सीधे तने पे अटैक करना चाहिए, जिससे कि टहनियां तो अपने आप टूटकर गिर जाएगी। इसका मतलब था कि अब हमें सीधे दिल्ली पे अटैक करना चाहिए या दिल्ली को नियंत्रण में ले लेना चाहिए। जैसे हमें दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे, वैसे ही उसके आसपास के छोटे मोटे राज्य हैं वो तो ऑटोमेटिक अपने अंडर में आ जाएंगे। एक इसने कहा था कि अब समय आ गया है हमें कटक से कटक उड़ीसा में और अटक पंजाब पाकिस्तान वाले में है। कटक से अटक तक मराठा ध्वजा को पहरा देना चाहिए। और इसने हिंदू पादशाही का आदर्श पेश किया, ठीक है। इसके बाद इसने, कल हमने देखा था कि मालवा और गुजरात के ऊपर अधिकार करके उसको 4 भागों में बांट दिया। बड़ौदा, एक तो बड़ौदा बांटा, एक नागपुर बांटा, एक ग्वालियर बांटा और एक इंदौर बांटा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम इसके निजाम से संबंध। देखो निजाम कहां का है? हैदराबाद का। निजाम हैदराबाद का है। ये मराठा निजाम हैदराबाद का है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में पड़ोसी है, तो इन दोनों के आपस में तनातनी तो होना वाजिब था, पहली चीज। दूसरी चीज, निजाम का कद दिल्ली दरबार में, ये मुगलों का प्रतिनिधि है निजाम, दिल्ली दरबार में बढ़ा हुआ था और ये मराठे दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो मुगल बादशाह चाहते थे कि मराठों की उभरती हुई शक्ति के ऊपर मेरी तरफ से निजाम रोक लगाए। क्या करे? निजाम रोक लगाए। इसलिए अब निजाम को युद्ध में उतरना जरूरी हो गया था। इसलिए 1728 ईस्वी के अंदर पालखेड़ का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम मुल्क को उसने पराजित किया। 1728 में पालखेड़ का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव ने निजाम मुल्क को, इसका पूरा नाम है निजाम उल मुल्क आसफजा, ठीक है, इसको इसने पराजित किया और मुंशी शिवगांव की संधि की। इस संधि से मराठों का दक्षिणी भारत में प्रभाव पूरी तरह से जम गया। क्यों जम गया? क्योंकि इस समय दक्षिणी भारत में 2 ही प्रमुख शक्तियां थी, एक तो मराठे और एक निजाम, हैदराबाद का निजाम। क्योंकि हैदराबाद का निजाम पालखेड़ के युद्ध में पराजित हो गया था और वह इसकी सर्वोच्चता मान लेता है बाजीराव की, तो इसलिए दक्षिणी भारत में मराठों की सत्ता पूरी तरह से जम गई, ठीक है। इसके बाद हम आगे आते हैं 1737 के अंदर। फिर निजाम को बुलाता है बादशाह ये है मुहम्मद शाह। ये कहता है कि भाई क्या किया, मैंने तो तेरे को सेना देके भेजी थी लड़ने के लिए, तो वापस हार के आ गया और नई संधियां और लेके आ गया, जिनके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे मेरे को और मराठे फिर से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो एक बार तू और जा और उस बाजीराव को सबक सिखा के आ। इसलिए सन 1737 में यह निजाम एक बार फिर से मराठों के अगेंस्ट आता है और दोनों की मुठभेड़ होती है भोपाल में।
भोपाल में, और भोपाल का युद्ध होता है जिसमें एक बार फिर से निजाम की पराजय हो जाती है। निजाम की पराजय होने के बाद बाजीराव ने निजाम के साथ दुहुरे सराय की संधि की। दुहुरे सराय की संधि की 1738 में। इस संधि से बाजीराव ने अपने आप को भारत का सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ और सर्वश्रेष्ठ सेनानायक सिद्ध कर दिया। अर्थात अब भारत में बाजीराव के मुकाबले का ना तो कोई सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ है। कूटनीतिज्ञ कब काम आते हैं? जब किसी से संबंधों की बात करते हैं तब कूटनीतिज्ञ काम आते हैं। और सर्वश्रेष्ठ सेना नायक सिद्ध कर दिया। इस समय तक कोई इसके मुकाबले का नहीं था। ठीक है, ये तो इसका सीधा सीधा निजाम के साथ संबंध है। ठीक है, अब इस बाजीराव ने क्या किया? जो पुर्तगाली थे, आपको पता है 1498 में कहां आए थे? गोवा। तो बाजीराव ने पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया और पुर्तगालियों को दंडित किया, क्योंकि पुर्तगालियों ने नियम बना दिया था कि जो कोई भारतीय समुद्र में जहाज उतारेगा उसे पुर्तगालियों से परमिट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा। अगर वो परमिट नहीं लेते हैं तो हम उनके जहाज को डुबो देंगे। अतः बाजीराव ने उनको सबक सिखा दिया और बाजीराव ने इसके ऊपर गोवा वाले बेल्ट के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद जंजीरा एक जगह है, जंजीरा, वहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं, सिद्दीकी। जंजीरा पे आक्रमण किया और सिद्दीकियों को पराजित किया 1733 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद 1740 ईस्वी में बाजीराव का देहांत हो जाता है। इसके दो लड़के थे बाजीराव के। बाजीराव के दो लड़के थे। एक है बालाजी बाजीराव और दूसरा है रघुनाथ राव राघोबा। रघुनाथ राव राघोबा, ये इसके दो लड़के हैं। चूंकि बालाजी बाजीराव बड़ा था इसलिए ये ही पहला तीसरे नंबर का पेशवा बनता है। इतिहासकार मराठा इतिहास में तीन ही महान पेशवा मानते हैं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट और बालाजी बाजीराव। ठीक है, तीन ही महान पेशवा है। यह अंतिम महान पेशवा है। ये इतिहास में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसने देखो सबसे पहले क्या किया, जो बाजीराव फर्स्ट ने हिंदू पादशाही का आदर्श रखा था, हिंदू पादशाही का आदर्श रखा था, उसे त्याग दिया। हिंदू पादशाही के आदर्श को इसने क्या किया? त्याग दिया। अर्थात इसने कहा कि मेरा मकसद नहीं है कि मैं हिंदू राज्य की स्थापना करूं। ठीक है, अब क्या होता है, 1749 ईस्वी में जो मराठा छत्रपति थे साहू, कौन थे? साहू, संभाजी के लड़के, इनका भी देहांत हो गया। चूंकि इनके कोई संतान नहीं थी इसलिए अब प्रश्न उठा कि नेक्स्ट छत्रपति कौन बने। नेक्स्ट छत्रपति कौन बने? तो इसके तो कोई संतान थी नहीं। और हमने देखा था कि शिवाजी के दो लड़के थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी के एक लड़का हुआ साहू, इसके तो कोई था नहीं इसलिए ये यहीं पे वंश खत्म हो गया। राजा राम के लड़का हुआ शिवाजी सेकंड, राजा राम सेकंड। अब देखो क्या होता है, ये राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। कल देखा था हमने कि संभाजी मर गए थे, साहू कैद में था, इसलिए
मराठा सत्ता किसके पास आ गई? राजा राम के पास। राजा राम 1700 ईस्वी में खत्म हो गया, इसलिए अब सत्ता किसके पास आ गई? शिवाजी सेकंड के पास। क्योंकि शिवाजी सेकंड क्या था? छोटा बच्चा, इसलिए सत्ता एक्चुअल में ताराबाई के हाथों में थी। अब ताराबाई और शिवाजी ये दोनों एक तरफ है, और साहू कैद से रिहा हो गया था जो पहले कैद में था। अब दोनों में तनातनी हुई, इसलिए ताराबाई इस शिवाजी सेकंड को लेकर कहां चली गई? कोल्हापुर। कहां चली गई? कोल्हापुर। ठीक है। अब इन्होंने कोल्हापुर कॉल किया कि छत्रपति के लिए हमें शिवाजी का ही वंशज चाहिए, और शिवाजी का वंशज कहां है? कोल्हापुर में। इसलिए ताराबाई का जो पोता था इस शिवाजी सेकंड का लड़का राजा राम सेकंड, उसको बुलाया गया। राजा राम सेकंड को बुलाया गया। अब ये देखो, इसको छत्रपति बना दिया गया। बनाता कौन है? ये बालाजी बाजीराव जो पेशवा है, ये इसको छत्रपति बना देता है। लेकिन ये इसके ऊपर अपना नियंत्रण रखना चाहता है, क्योंकि मैं तो पेशवा हूं, पेशवा एज ए प्रधानमंत्री, जबकि ताराबाई चाहती है कि मैं इसकी दादी हूं, इसलिए एक्चुअल ये मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से ताराबाई और इस बालाजी बाजीराव के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बालाजी बाजीराव ने ताराबाई को कहां कैद कर लिया? सतारा के किले में कैद कर लिया। ठीक है। अब राजा राम सेकंड छत्रपति बन गया, तो अब बालाजी बाजीराव चाहता था कि छत्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग मैं ही करूं, इसलिए उसने 1751 ईस्वी में छत्रपति के साथ संगोला पैक्ट किया। क्या किया? संगोला पैक्ट, संगोला का समझौता, जिसमें यह शर्त रखी गई कि छत्रपति तो केवल नाम मात्र का ही रहेगा, और एक्चुअल में जितनी सारी शक्तियां हैं उनका निर्विवाद रूप से प्रयोग कौन करेगा? पेशवा यानी बालाजी बाजीराव। और मजबूरन राजा राम सेकंड को उसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़े। इसलिए संगोला पैक्ट मोस्ट है। कभी पूछ लेते हैं कि वह कौन सा पैक्ट था जिसके तहत छत्रपति की शक्तियां छीन ली गई? संगोला पैक्ट 1751 में। अब बालाजी बाजीराव एक पेशवा के तौर पर प्रमुख बन गया, और छत्रपति कैसे बन गया? एक नाम मात्र का छत्रपति रह गया। ठीक है। क्योंकि बाजीराव फर्स्ट ने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया था। अब अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए इस बालाजी बाजीराव ने भी साम्राज्य विस्तार करने का निर्णय लिया। और सबसे पहले जो ये नागपुर थे, नागपुर के भोंसले, रघुजी भोंसले, ये इन्हीं के नियंत्रण में थे। ये बड़ौदा, दत्ताजी गायकवाड़, और ये इंदौर, होलकर, ये ग्वालियर, सिंधिया। ठीक है। तो रघुजी भोंसले के नेतृत्व में सेना कहां भेजता है 1751 में? बंगाल। कहां भेजता है? बंगाल। ये पहले बंगाल एक ही था। ठीक है। बंगाल सेना भेजता है 1751 में। और उस समय बंगाल में शासक कौन था? अली वर्दी खान। जो सिराजुद्दौला का नाम सुना है, उसके नाना जी अली वर्दी खान उसको घेर लेते हैं, तो उससे ये पैसा लेते हैं और चौथ वसूल करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार इस बालाजी बाजीराव ने अपना साम्राज्य कहां तक विस्तृत कर लिया? ठेठ पूर्व में बंगाल तक। इसके बाद मोहम्मद शाह को हटा देते हैं और आलमगीर सेकंड, किसे? आलमगीर सेकंड को नया बादशाह बना देते हैं। आलमगीर सेकंड को नया बादशाह ये बना देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? सन 1757 में आपने नाम सुना होगा अहमद शाह अब्दाली। किसका नाम है? अहमद शाह अब्दाली। ये अफगानिस्तान का शासक था। कहां का शासक था ये? अफगानिस्तान का शासक था अब्दाली। ये भारत में एक आक्रांता के रूप में आया, भारत में आक्रमण करने के लिए आया। इसने
जो पंजाब वाला बेल्ट था इसके ऊपर अधिकार कर लिया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। और जो मुगलों का सेनापति था उसको पीट के भगा दिया, सूबेदार को जो भी था उसको मार के भगा दिया। ठीक है, क्योंकि आलमगीर सेकंड जो भी नया बादशाह बना था वो किसके प्रभाव में बना था? मराठों के प्रभाव में बना था। तो इस आलमगीर सेकंड ने 1758 में क्या किया? मराठों को यह अधिकार दे दिया कि आप मराठे संपूर्ण भारत में चौथ तो जानते हो 1/4, एक होता है सरदेशमुखी 1/10, ये चौथ तो मराठों के जो आसपास के राज्य थे उनसे वसूल करते थे मराठे। क्यों करते थे? ये चौथ होती है इन राज्यों की जो इनकम होती है इसका 1/4 कि आप हमें दो। क्यों दो? कि हम आपके राज्यों के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, आपके राज्यों की सुरक्षा की जमानत हम देते हैं। इसके बदले में क्या लेते थे? 1/4, जिसको कहते हैं चौथ। एक है सरदेशमुखी, ये होती है 1/10। ये जो दूरस्थ क्षेत्र के प्रदेश होते थे इनके राजाओं से ये लेते थे। क्यों लेते थे? वो कि हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि दूर तो ये कभी कभी जाते थे इसलिए इनसे 1/10, और ये पड़ोसी होते थे तो रोज रोज की कौन मुसीबत झेले, इसलिए इनसे क्या लेते थे? 1/4। 1758 में आलमगीर सेकंड ने मराठों को अधिकार दे दिया कि संपूर्ण भारत में अब क्या वसूल कर सकते हो? चौथ। लेकिन जब भी मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी आपको आना पड़ेगा। अब मुगल बादशाह न्यूट्रल हो गया है, कोई एक्शन नहीं लेगा, बल्कि लोगों को लड़वाने का काम करेगा बैठा बैठा कि तू टैक्स ले लेना पूरे भारत से, लेकिन मेरी तरफ से कौन फाइट करेगा? जो टैक्स लेगा वो फाइट करेगा। इसलिए 1758 में मराठों को कॉल करता है। अब मराठे जाते हैं, किसके नेतृत्व में जाते हैं? रघुनाथ राव राघोबा, जो इस बाजीराव फर्स्ट का लड़का था छोटे वाला, रघुनाथ राव राघोबा के नेतृत्व में जाते हैं पंजाब पर। और जो पंजाब पर अब्दाली ने जो अपना गवर्नर अपॉइंट किया था उसका वो कत्ल कर देते हैं और पंजाब के ऊपर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पंजाब के ऊपर वो अधिकार कर लेते हैं। और पंजाब का गवर्नर किसे बनाते हैं? वो दत्ताजी सिंधिया। दत्ताजी सिंधिया, ये जो अपने वसुंधरा राजे सिंधिया है उसी का परदादा कुछ ऐसे था ये, दत्ताजी सिंधिया। उसको वहां का गवर्नर वो बना देते हैं और वापस अपने राज्य में आ जाते हैं। अब क्या करता है दत्ताजी सिंधिया भी? राज्य का विस्तार करता है और सरहिंद के ऊपर अधिकार कर लेता है। 1758 ईस्वी में मराठों की सत्ता अपने चरम उत्कर्ष पे थी, बिल्कुल पीक पे थी। अब पीक पे आ गई है तो अब डिक्लाइन होना जरूरी है, इसलिए अब धीरे धीरे सत्ता का पतन होना प्रारंभ होता है। अब जैसे अब्दाली को पता लगता है कि मेरे प्रदेशों को मराठों ने छीन लिया है और मेरे गवर्नर का उन्होंने वध कर दिया है, इसलिए अब्दाली एक बार वापस आता है 1759 में। 1759 में वापस आया और उसने आते ही सबसे पहले दत्ताजी सिंधिया का कत्ल कर दिया, जो कि मराठों का एक प्रमुख सरदार हुआ करता था, ग्वालियर वाला प्रमुख सरदार हुआ करता था ग्वालियर का, उसका वध कर दिया और पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया। अब मुगल बादशाह को डर सताने लगा कि ये अब्दाली कल को दिल्ली में आ जाएगा, इसलिए उसने एक बार फिर से मराठों को याद किया कि भाई कहां छुपे बैठे हो, अब तो आओ कम से कम। अब कभी पूछे कोई कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा किसकी तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो उसमें पहला ऑप्शन हो सकता है अपने स्वयं पेशवा की तरफ से या स्वयं, या लास्ट में ऑप्शन होगा मुगल बादशाह। तो एक्चुअल में वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे? मुगल बादशाह की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, तो अब ये बाजीराव क्या करता है? खुद तो गया नहीं, इसने अपने भतीजे, इसका भतीजा कौन? रघुनाथ राव राघोबा का जो लड़का था, ठीक है, उसके नेतृत्व में विश्वास राव भाऊ, भाऊ शायद बड़े भाई को बोलते हैं, ठीक है, विश्वास राव भाऊ को और सदाशिव के नेतृत्व में मराठा सेना तैयार करते हैं। उसका खुद का लड़का है
सदाशिव के नेतृत्व में मराठा सेना वो तैयार करते हैं। सॉरी, ये सदाशिव तो भाऊ है, बड़ा लड़का है उसका, रघुनाथराव राघोबा का, और ये खुद का लड़का विश्वास राव। इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजते हैं कहां पर? पंजाब। कहां भेजते हैं? पंजाब। अब देखो क्या होता है, पंजाब और हरियाणा के पास में एक जगह पानीपत। अब पानीपत में प्रमुख लड़ाइयां क्यों लड़ी गई? क्योंकि पानीपत के पास में मंडी पड़ती है अनाज की, सबसे बड़ी मंडी उस समय थी। तो जो सेनाएं 6-6 महीने, 3-3 महीने, साल भर तक पड़ाव डाल के रखती थी, तो उनके लिए अनाज की व्यवस्था पहली चीज। दूसरी चीज, यमुना जी का नीर मिल जाता था, पानी मिल जाता था पीने के लिए। इसलिए अधिकतर ये युद्ध है इसी एरिया में होते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो तराइन का जो युद्ध होगा वो भी हरियाणा में होगा, तोरण राय का युद्ध बोलते हैं। तो ये क्या है कि अनाज की और पानी की सारी व्यवस्था यहाँ पे मिल जाती थी, और टेम्परेचर यहाँ थोड़ा इक्वल सा रहता था, ज्यादा ना गर्मी ना सर्दी, इसलिए यहीं पे ये युद्ध होते थे। एक मराठों का तोपखाने का अध्यक्ष था इब्राहिम शाह गर्दी, ये इंपॉर्टेंट पूछते रहते हैं। इब्राहिम गर्दी, जब गोला चलता है, गिरता है तो गोला फूटता है, तो गर्द, धुंध क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का गुबार उठता है, उसको गर्द बोलते हैं। तो ये क्या होगा? गर्दी, इब्राहिम गर्दी। ये भी इसके अंदर साथ में गया था। ठीक है, अब देखो मराठों ने क्या किया, सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि मराठे इसको एक युद्ध के रूप में न लेके एक पिकनिक के रूप में इसको ले लिया कि चलो उत्तर भारत में चलते हैं पिकनिक मनाने के लिए। और ये पूरे परिवार के साथ, किसी के 2 पत्नियां, किसी के 4 पत्नियां, किसी के 5 बच्चे, पूरे परिवार को लेके ये आ गए भरतपुर। ठीक है, जबकि जो मराठों ने अलॉट किए थे पेमेंट, वो तो सैनिकों के हिसाब से किए थे। उन्हें क्या पता कि सैनिक अपने बच्चों को और बीवियों को, इनको भी लेके जा रहे हैं। सेना होनी थी 1 लाख, और ये तो 4-5 लाख से भी ज्यादा हो गई। और रसद आपूर्ति का जो पेमेंट किया था उनको 1 लाख के हिसाब से किया था, और ये तो संख्या में 4 लाख के ऊपर बैठ गए। तो यहाँ पे जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने उनको कहा भी था कि सर आप एक काम करो, जो बच्चे और बीवियां हैं, जो फालतू के लोग हैं, इनको तो यहाँ मेरे किले में छोड़ जाओ, बाद में जाओ लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कहाँ अब्दाली को तो हम यूं हरा देंगे, सब कुछ देख लेंगे अब्दाली कारी। लेकिन मराठे क्या है, लड़ाई में तो माहिर थे, लेकिन कौन सी लड़ाई में? गुरिल्ला में, गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, ना कि आमने सामने के युद्ध में। जबकि यहां तो छिपने के लिए कोई जगह थी नहीं, जबकि महाराष्ट्र, हैदराबाद, इधर जाओ आप, जंगल जंगल है, पहाड़ी एरिया, और यह बिल्कुल खुला मैदान। खुला मैदान के ये शेर थे नहीं। इसलिए 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, अब देखो इसमें क्या होता है, दोनों सेनाएं आमने सामने हो जाती है। अब क्योंकि ये तो नए नए थे, कौन विश्वास राव और ये सदाशिव भाऊ, इनको तो ज्यादा वो कूटनीति आती नहीं थी, जबकि अब्दाली मंझा हुआ खिलाड़ी था। इसने क्या किया, दोनों तरफ खाइयां खुदवा दी। ये अब्दाली की सेना, ये मराठा सेना, खाइयां खुदवा दी दोनों तरफ। ठीक है, और जो ये अनाज की मंडी थी, इसके ऊपर अधिकार कर लिया कि इनको अनाज नहीं मिले। और मुगल दरबार भी एक मुस्लिम होने के नाते इनके साथ था, अब्दाली के पक्ष में था, और मराठों को सहायता नहीं मिले, इसलिए इसने क्या किया, पीछे से इनका रास्ता काट दिया, और जो भी पीछे से रसद आपूर्ति इनकी आती थी उनको वो बीच में ही लूट लेते थे। और बेचारे मराठे देखते, आज भी नहीं आया खाना, आज भी नहीं आया खाना, बेचारे बिल्कुल भूखे थे। कहते हैं कि जिस दिन मराठों ने युद्ध चुना, ये 14 जनवरी, उस दिन मराठे 3-4 दिन से भूखे थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है युद्ध में ही मरे, इसलिए लड़े थे। ठीक है, नहीं बाकी घेरा और चलता, लेकिन इनके पास रसद आपूर्ति का सामान नहीं बचा था। ठीक है, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की अब तक की सबसे बड़ी पराजय थी। जिसमें कहते हैं कि 1 लाख सेना थी, उसमें से 90,000 लोग मारे गए। और सर जदुनाथ सरकार है, वो कहते हैं कि मराठों के परिवार में या पूरे मराठा साम्राज्य में ऐसा कोई परिवार नहीं जिसने अपना कोई सगा संबंधी नहीं खोया हो। अब ये बालाजी बाजीराव था, ये
अपने राज्य पुणे में था। इसको सूचना किसी व्यापारी ने दी, और वो सूचना कैसे दी? कोर्ट में दी। कोर्ट में उसने बताया कि साहब अपने 2 मोती खो गए हैं। मोती मतलब विश्वास राव और सदाशिव, ठीक है। और 22 सोने की मोहरें खो गई है। जो टॉप क्लास के इनके जो सेनापति थे, जैसे ये इब्राहिम सागरदी था, सिंधिया था, होलकर था, भोसले थे, ये 22 सोने की मोहरें खो गई है। और चांदी और तांबे के सिक्कों की तो गिनती ही क्या, मतलब सैनिक और छोटे सैनिक थे, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। इसका जब ट्रांसलेशन किया गया तो वो समझ गया कि हम युद्ध हार चुके हैं। और जून 1761 में बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया। ठीक है, ये मराठों में पेशवा शक्ति का उत्थान था। अब हम नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ेंगे यूरोपियन कंपनियां। ठीक है, थैंक यू।